बड़ी खबर आ रही है जहां पर छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एबीवीपी एनएसयूआई ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। सभी कॉलेज कैंपस में पुलिस की खास नजर है। दून एसएसपी ने शुक्रवार को की थी कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग। चुनाव में हिंसा और आपराधिक गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। छात्र संघ चुनाव में बाहरी तत्वों का दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। राजनीतिक पार्टियां कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रही हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एबीवीपी एनएसयूआई ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और चुनावी शोर जो है पूरी तरह से अब देखने को मिल रहा है। कॉलेज कैंपस में पुलिस प्रशासन की भी खास नजर है, क्योंकि जिस तरीके से एसएसपी ने कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग की है उसके बाद अब यहां पर पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है। चुनावी हिंसा, आपराधिक गतिविधियों पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बाहरी तत्वों का दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस बात को पुलिस के अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया है। वहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी छात्र संघ चुनाव में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं। और सीधे रुख करेंगे भारती सकलानी का। देहरादून से हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं भारती। छात्र संघ चुनाव का संग्राम शुरू हो चुका है, वहीं पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। बिल्कुल अनुपम, क्योंकि एक तरह से लिटमस टेस्ट होता है ये छात्र संघ चुनाव। और आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से छात्रों ने यहाँ पर प्रदर्शन किए थे इन इलेक्शन को करवाने को लेकर। 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो सरगर्मियां तेज होना लाजमी है। आज नामांकन होंगे डीएवी और डीबीएस कॉलेज में। स्टूडेंट्स यहाँ पर उनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। कैंडिडेट्स आज नामांकन करेंगे। सुबह 10 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और इस दौरान पुलिस प्रशासन की खास तौर पर नजर रहेगी। देहरादून के एसएसपी ने कल मीटिंग ली सभी कैंडिडेट्स के साथ। डीएवी और डीबीएस कॉलेज के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया और खास तौर पर यह कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, चाहे आप प्रचार करें, कहीं पर भी कोई भी बाहरी तत्व जो है वो समर्थन करता हुआ न नजर आए। इसके अलावा इनडायरेक्ट वे में पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट कर रही हैं। एबीवीपी एनएसयूआई की तरफ से कैंडिडेट्स का ऐलान हो चुका है और प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव जहां भी कैंपस है वहां पर पूरी तरह से सरगर्मियां तेज देखने को मिल रही हैं। अनुपम, ठीक है भारती सकलानी, कुछ समय पहले तक तो छात्र ये आश्वस्त भी नजर नहीं आ रहे थे कि छात्र संघ चुनाव होंगे भी कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुक्रिया आपका भारती सकलानी जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं देहरादून से इस समय की बड़ी खबर, जहां पर आज बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। सुबह 10:45 का समय है जब परेड ग्राउंड के स्पोर्ट्स हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सचिवालय संघ कर रहा है बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन। राज्य में अब काम की फाइल रोकना सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को भारी पड़ेगा। बिना वजह फाइल रोकने पर जिम्मेदारी तय होगी। आईएएस वीक कॉन्फ्रेंस में सीएम धामी ने यह बड़ी बात कही है। सीएम धामी आईएएस अधिकारियों के बीच मौजूद थे। इस दौरान सीएम धामी ने सख्त संदेश दिया है। सीएम धामी ने कहा कि जनता को बेवजह के चक्कर न काटने पड़े और वक्त पर तहसील और ब्लॉक की मीटिंग हो। सीएम ने इसके अलावा कहा है कि 25 दिसंबर को ग्राम चौपाल में सभी आईएएस मौजूद रहे। यहां पर बड़ा संदेश सीएम धामी की तरफ से दिया गया है। सख्त संदेश दिया गया है और फाइल लटकाने वाले अफसरों को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधानसभा से निकाले गए 228 कर्मचारियों का चैप्टर करीब करीब क्लोज हो चुका है, लेकिन नए चैप्टर में सीधी चोट नेताओं पर हो रही है। कांग्रेस अब नौकरी देने वाले नेताओं पर एक्शन चाहती है।
कांग्रेस के सवाल में अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी हैं और जो सवाल पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। साल 2022 में सबसे ज्यादा विवाद और बवाल विधानसभा में बैकडोर भर्ती का रहा। 228 कर्मचारियों की नौकरी गई और राहत सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली। स्पीकर रितु खंडूरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन सवाल कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की नजर में बड़ी गलती नौकरी देने वालों की है और जिसने भी विधानसभा में गलत नौकरी लगाई उन पर कार्रवाई का इंतजार पब्लिक भी कर रही है। करण माहरा के मुताबिक कोठिया कमेटी की रिपोर्ट में साफ है कि करप्शन और भाई भतीजावाद हुआ है और जो सबसे पहले निशाने पर हैं वो सरकार में संसदीय कार्य मंत्री हैं। इसीलिए स्पीकर और मुख्यमंत्री से कार्रवाई का इंतजार सब कर रहे हैं। जिन्होंने नियुक्तियां की उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री करने वाले हैं, ये देखने वाला समय आने वाला समय बताएगा। और लोग तो जिनको विधायकों के उत्तर देने थे और वो खुद जिनके ऊपर उंगली उठी हुई है वो इस समय संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक जानना चाहती है। कांग्रेस विपक्ष में और बीजेपी सरकार में, इसीलिए विधानसभा भर्ती में इतने बवाल के बाद नैतिकता का सवाल उठ रहा है। दरअसल 72 भर्तियां पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में हुई, जो इस विवाद को अपना दुर्भाग्य बता चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कांग्रेस के सवालों पर वो कुछ भी कहना नहीं चाहते। शुक्रवार को पहले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हुई और जब देहरादून में एक प्रोग्राम में न्यूज 18 ने उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने बात ही नहीं की। समझा की शादी जाना भाई, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कार्यक्रम के बाद समझा की शादी जाना भाई, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कार्यक्रम के बाद। विधानसभा से बाहर होने वाले 228 कर्मचारी या तो गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में नौकरी में लगे या प्रेमचंद अग्रवाल के। कांग्रेस ने नौकरी लगाने वालों पर कार्रवाई की बॉल अब बीजेपी के पाले में डाल दी है और अब फैसला बीजेपी सरकार, संगठन और स्पीकर को करना है कि वो नौकरी लगाने वालों पर क्या कड़ी कार्रवाई करते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में बैकडोर भर्ती वाले कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर सियासत लगातार गरमाई हुई है। अब पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर हरीश रावत ने लिखा कि याचिका खारिज होने पर मुख्यमंत्री अपनी पीठ ठोक रहे हैं, जबकि नियमों के खिलाफ जाकर नौकरी देने वाले मंत्री आपके बगल में बैठे हैं। हरीश रावत ने पूछा है कि क्या सिर्फ नौकरी पाना ही गलती है, नौकरी देने वालों की कोई गलती नहीं है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मांग की है कि स्पीकर रितु खंडूरी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं, मामले पर चर्चा करें और फैसला लें। हरीश रावत के निशाने पर भी यहां सीधे सीधे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ही रहे, जिनके स्पीकर के कार्यकाल में भर्तियां की गई थी। उत्तराखंड में भविष्य में भर्तियों में गड़बड़ियां ना हो, इसको लेकर पारदर्शित सिस्टम तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जहां भी कमियां और गड़बड़ियां आती हैं सामने, वहां तुरंत कठोर कार्रवाई होगी और हुई है अब तक। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गरीब माता पिता के बच्चों के पास सबसे बड़ा धन शिक्षा ही होती है और उस पर ही अगर इस तरह के काम होंगे तो सेटिंग हो जाएगी, फिर इसमें कुछ बचता नहीं है। इसलिए सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। भविष्य में गलतियां ना हो, इसके लिए हम ठोस रणनीति पर काम कर रहे हैं, ठोस उसके लिए उपाय कर रहे हैं और पारदर्शिता से भर्ती हो। क्योंकि एक गरीब माता पिता के पास, उसके बेटे के पास, बेटी के पास अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी होती है, सबसे बड़ा कोई धन होता है, तो वो उसकी शिक्षा ही होती है। उस पर भी अगर इस प्रकार का काम हो जाएगा, इस प्रकार की नकल हो जाएगी, पेपर लीक हो जाएंगे, पेन ड्राइव पर नकल करवाई जाएगी या सेटिंग हो जाएगी, तो मैं समझता हूं कि उसके लिए कुछ बचता नहीं है। उत्तराखंड में बीमार काम न करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने जबरन रिटायर करने का प्लान तो बनाया, लेकिन परिवहन विभाग को छोड़कर कोई भी विभाग इसको लागू नहीं कर सका।
परिवहन विभाग में सालों से काम पर नहीं आ रहे 71 लोगों को जबरन रिटायरमेंट के लिए नोटिस क्या भेजा गया। दूसरे विभाग भी एक्शन में आ गए। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से लिस्ट मांगी, लेकिन लिस्ट आज तक बनकर तैयार हो नहीं सकी। इसी तरह कार्मिक विभाग में भी 1500 से ज्यादा की लिस्ट तैयार है। इनमें से कई मेडिकल लीव पर हैं या वो काम पर नहीं आ रहे, लेकिन उन पर भी एक्शन नहीं हो पा रहा। शिक्षा विभाग लगातार रिमाइंडर भेजने का भी काम कर रहा है, तो परिवहन विभाग के जिन लोगों को नोटिस भेजे गए वो भी कोर्ट चले गए। स्वास्थ्य कारणों से अपना कार्य न करने वाले कर्मचारियों को उत्तराखंड सरकार द्वारा जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है, जो कि अन्यायपूर्ण है। कर्मचारी यूनियन इसके विरुद्ध है। वही विपक्ष को लगता है कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, तभी एक्शन नहीं लिया जा रहा। जबकि बीजेपी नेताओं का मानना है कि राजस्व का नुकसान हो रहा है, मगर हटाने के बाद के प्रभाव क्या होंगे ये भी देखा जा रहा है। कुछ कोर्ट जा रहे हैं तो कुछ यूनियन के जरिए दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। यूनियंस कई अच्छे कामों के लिए भी काम करती है। यूनियंस का प्रेशर नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। यूनियन कहाँ कहती है कि किसी कामचोर आदमी का साथ दो। यूनियन तो कर्मचारियों के हित में बात करती है, और मैंने किसी भी यूनियन को कर्मचारी जो कामचोर कर्मचारी उनके हित में या उनके पक्ष में बोलते हुए नहीं देखा है। बहुत सारे इफेक्ट बर्ड्स हैं, क्योंकि हम तो हटा दें, कल ही हटा दें सब लोगों को, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियाँ उसका भी आकलन करना पड़ता है। तो उनके पास भी उनके संगठन हैं जो उनके हितों की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। अब भले ही प्रेशर पॉलिटिक्स हो या मामले का कोर्ट में चले जाना हो, लेकिन सालों से काम ना करने वाले कर्मचारी सैलरी ले रहे हैं, और ऐसे कर्मचारियों से निजात पाने के आसार भी कम ही दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ से खबर, जहां से हवाई सेवा शुरू होने से पहले डीजीसीए की आपत्तियों को दूर करने की कवायद जारी है। डीजीसीए ने नैनी सैनी एयरपोर्ट को लेकर 26 आपत्तियां लगाई हैं। प्रशासन और ब्रिकुल इन आपत्तियों को दूर करने में जुटा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि आधे से ज्यादा आपत्तियों को दूर कर लिया गया है, जबकि बाकी को भी जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। एयरपोर्ट में सुरक्षा और निर्माण से जुड़ी हुई आपत्तियां अभी भी दूर नहीं हो पाई हैं। सरकार ने 31 जनवरी से यहां से नियमित हवाई सेवा शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत पिथौरागढ़ में गाजियाबाद और देहरादून के लिए प्लेन सर्विस शुरू हो जाएगी। बहुत सारी आपत्तियां जो छोटी छोटी है वो शीघ्र कर ली जाएगी, और आदि कर भी दी गई है। और अब जो कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, जो सिक्योरिटी रिलेटेड है, वही बची है, और जो भी मुझे लग रहा है शायद हम 10 से 15 दिन या विद इन ए मंथ पूरी कर ली जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने एसिड अटैक के मामले में बड़ा और ऐतिहासिक आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने एक एसिड अटैक सर्वाइवर को 35 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। हालांकि सरकार ने पीड़िता को 1,80,000 का मुआवजा दिया था, लेकिन पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें 50 लाख मुआवजे के साथ साथ नौकरी और मेडिकल सुविधा देने की मांग की गई थी। अब कोर्ट ने 35 लाख का मुआवजा देने का सरकार को आदेश दिया है। साथ ही इलाज का पूरा खर्च भी सरकार ही उठाएगी। 12वीं की छात्रा गुलनाज पर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और वो 60% झुलस गई थी। इस मामले में दोषी को भी सजा हो गई है। तो आज की जो तारीख थी उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक आदेश पास करा है, जिसमें पूरे भारत का ये पहला ऐसा केस है जिसमें 35 लाख रुपीस कॉम्पनसेशन एक एसिड अटैक सर्वाइवर को दिया जा रहा है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि जितना भी ट्रीटमेंट गुलनाज का होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उत्तरकाशी वन प्रभाग के अंतर्गत मुखेम रेंज के जंगल में भीषण आग लगी हुई है। जंगलों की आग के कारण पूरे क्षेत्र में धुआं फैला हुआ है। सर्दियों में लगातार जिले में आग की घटना सामने आ रही है। जिस तरह से जंगलों में आग लगी हुई है, उससे वन विभाग के आग से बचाने के दावे फेल नजर आ रहे हैं। वहीं लाखों के बहुमूल्य पेड़ भी जलकर खाक हो गए। चमोली से खबर है, यहां पर सर्दियों के मौसम में भी बद्रीनाथ हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड जारी है। छिनका के पास लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। सड़क कटिंग के दौरान यहां भूस्खलन हो रहा है, जिससे कई घंटों तक हाईवे को बंद करना पड़ रहा है। यहां ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है और आप भी देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी से मलबा गिर रहा है और लगातार बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक हो रहा है।
बढ़ते आगे नैनीताल से खबर, जहां नैनीताल बैंक के बिकने की चर्चाओं के बीच में कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया। नैनीताल हेड ऑफिस में बैंक कर्मचारियों ने विरोध किया, बैंक का विलय की मांग की है। इस दौरान कर्मचारियों ने बैंक मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की, बैंक मैनेजमेंट का घेराव किया। कर्मचारियों ने कहा कि यूनियन को बिना विश्वास में लिए बैंक प्रबंधन ने ऐसा निर्णय कैसे लिया, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। आपको यह बता दें कि नैनीताल बैंक की कुल इक्विटी शेयर पूंजी का 97.57% हिस्सेदारी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है, जबकि 1.73 हिस्सेदारी जनता के पास। नैनीताल बैंक हमारा आपका भी मैनेजमेंट को चेताना चाहता हूँ कि या तो ये इस चीज़ को वापस ले लें, जो हमारी एचडी सिचुएशन है बैंक की, या तो उसमें चलाएं या इसको अपने विलय करें इसका। अगर दोनों स्थिति में नहीं होता है ये चीज़ें, तो हम इस प्रदर्शन को और बढ़ाएंगे, ऑल बैंकों की एसोसिएशन के साथ बढ़ाएंगे, नेशनल लेवल का इसका मुद्दा बनाएंगे, चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े हम कोर्ट जाएंगे। तो ये हमारा रोड मैप प्लान है आगे के लिए। और इस शेयर को कम करने के लिए बैंक ने एक एक्सप्रेशन मतलब इच्छा जाहिर किया है कि हम इस शेयर को कम करना चाहते हैं। अगर कोई बायर है, प्रोस्पेक्टिव बायर है, जो इस बैंक में अपना पैसा लगाना चाहती है, तो वो पैसा लगा सकती है ताकि बैंक का शेयर का प्रतिशत कुछ कम हो जाए। चमोली में सड़क और पुल बनाने की मांग को लेकर निचपुला घाटी के ग्रामीणों का अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। कड़ाके की ठंड के बाद भी रात भर अनशनकारी अनशन करते रहे। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में सड़क और पुल न होने की वजह से लोगों को पैदल ही चलना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 20 दिनों से ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई भी नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि चमोली के जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और उनकी समस्या सुने, उसके बाद ही अनशन खत्म किया जाएगा। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। जिला प्रशासन होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, करो हमारी मांगे, पूरी करो। जिला प्रशासन। कांग्रेस नेता और संत आचार्य प्रमोद कृष्णम को इन दिनों में सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। टीवी डिबेट के दौरान कांग्रेस के नेताओं पर की गई टिप्पणी के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। संत के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां संत समाज को रास नहीं आ रही है और हरिद्वार में साधु संतों ने लोगों से मर्यादित भाषा इस्तेमाल करने को कहा। संतों का कहना है यहाँ पर कि वो निंदा करते हैं उस बयान की। संतों ने कहा है कि निंदा करने का अधिकार सबके पास है, लेकिन संत के लिए अभद्र और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भारत की एक प्राचीन परंपरा रही है, संतों का सम्मान करना चाहिए। टीवी के माध्यम से जो बहस हो रही है उसमें अगर उन्होंने किसी विषय के ऊपर अपना विरोध जताया है तो लोकतंत्र में भाषा और शब्दों का चयन करते समय सावधानी रखनी चाहिए। प्रमोद कृष्णम जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और वो भजन गायक हैं, संत हैं, तो उनका सम्मान रहना चाहिए। उनको किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना उनके खिलाफ वो अनुचित है और ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। बागेश्वर में इन दिनों ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले की तैयारियां चल रही हैं। मकर संक्रांति पर्व पर लगने वाले बागेश्वर के उत्तरायणी मेले को कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। कोविड काल के 2 साल बाद इस बार उत्तरायणी मेले के भव्य आयोजन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। सरयू और गोमती नदी के संगम तट पर लगने वाले इस भव्य मेले का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन संगम में स्नान करने से पाप कट जाते हैं। उत्तरायणी मेला बागेश्वर जो है बहुत ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक मेला है और ये कई वर्षों से चलता हुआ आ रहा है। विगत 2 वर्षों से कोविड की वजह से मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, तो इस वर्ष हम जो है बहुत ही भव्य तरीके से इसका आयोजन करने जा रहे हैं और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस मेले में बढ़ चढ़ कर आइएगा। उत्तरायणी मेला संपूर्ण कुमाऊं का प्रसिद्ध मेला है। मेला अवधि में संगम तट पर
दूर दूर से श्रद्धालु आकर मुंडन, जनेऊ संस्कार करते हैं। विशेषकर मकर संक्रांति के दिन प्रातः काल से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हैं। मेला अवधि में बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा विशेष नाटकों का आयोजन होता है। प्रशासन भी उत्तरायणी मेले की तैयारी में अभी से जुट गया है। इस बार भी ये बहुत बृहद रूप में हम इसको मनाने की तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि हमारे संज्ञान में भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बड़े स्वरूप में मनाने के लिए और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति मिले, ऐसा उन्होंने निर्देशित किया है। तो उस क्रम में हम भी अपनी पूरी तैयारियां करेंगे और उस तैयारी के क्रम में हम लगातार मीटिंग ले रहे हैं और 2-3 मीटिंग पहले भी हो चुकी हैं और हमारी जो कमेटियाँ होती हैं वो भी हमने बना दी हैं।